हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 4.11। ये एक डिज़ाइन क्वेश्चन है जिसमें करके डिज़ाइन कीजिए एक ऐसे सर्किट को जो आपको फिगर 4.11 में दिया गया है। ये वाला सर्किट है टू प्रोवाइड एन आउटपुट वोल्टेज ऑफ 2.4 वोल्ट। पर जो डिज़ाइन के क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है, हमें आउटपुट दे दी जाती है और बता दिया जाता है ये कंपोनेंट आपके पास अवेलेबल है, इनके साथ आपने हमें ये डिज़ायर्ड आउटपुट निकाल के देनी है। ठीक है जी। तो लिहाजा वो कहता है कि जो आपके पास आउटपुट आनी चाहिए वोल्टेज, यानी ये जो वी नॉट वोल्टेज है, ये आपके पास 2.4 वोल्ट के इक्वल आने चाहिए। तो वी नॉट हमारे पास 2.4 वोल्ट है। ठीक है जी। आप ज़रा एक चीज़ पे गौर कीजिए सबसे पहले नंबर पे, या चले उसके बाद मैं बात करता हूँ। वो कहता है एज्यूम कर लीजिए जो आपके पास डायोड है, जो डायोड्स आपके पास लगे हुए हैं उनके हैव 0.7 वोल्ट ड्रॉप एट 1 मिली एम्पेयर। यानी कि जब हम 0.7 वोल्ट तक का ड्रॉप दे देते हैं ना, तो तब जाके उनमें से 1 मिली एम्पेयर तक का करंट फ्लो करना स्टार्ट होता है। ठीक है जी। जिसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास VD1 की वैल्यू है 0.7 वोल्ट, जो हमें मिलती है जब हम ID1 रखते हैं कितना, 1 मिली एम्पेयर। ठीक है जी। इस तरह से हमने इसको लिख लेना है। अब बच्चों बात आती है, देखें असल मुद्दे की तरफ अगर आऊँ ना, रेजिस्टेंस हमने मालूम करनी है, क्योंकि इसमें मेन चीज़ यही कंपोनेंट है जो हमें मालूम नहीं हो पा रहा। दूसरे नंबर पे बाकी और इतना मसला नहीं होगा। असल में इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है ना, उसकी वैल्यू भी हमने मालूम करनी है। अब वो करंट कौन सी होगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पे ज़रा गौर कीजिए बच्चों, ये तीन जो डायोड्स यहाँ पे लगे हुए हैं, इनमें से एक करंट फ्लो कर पा रही है 10 वोल्ट के थ्रू। देखें 10 वोल्ट में से ऐसे नीचे डाउनवर्ड एक करंट फ्लो करती है। ठीक है जी, ग्राउंड की तरफ। तो यहाँ पे जब एक करंट आती है तो यहाँ पे भी फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है। ये वाला डायोड भी फॉरवर्ड बायस्ड, ये वाला डायोड भी फॉरवर्ड बायस्ड, ये वाला डायोड भी फॉरवर्ड बायस्ड, क्योंकि हमारी जो करंट है वो 10 वोल्ट लेके आ रही है। तो लिहाजा जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डायोड के यानी एनोड की तरफ 10 वोल्ट है और उसके कैथोड की तरफ 0 वोल्ट है। जब ये हो के एनोड के ऊपर कैथोड की निस्बत ज़्यादा वोल्टेज हो, तो हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में होता है, यानी कि वो एज एक्टिव रीजन में चला जाता है, एज शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क करता है। तो ये भी शॉर्ट वायर, ये भी शॉर्ट वायर, ये भी शॉर्ट वायर, तो ये तीनों हो गए हमारे पास टोटल 3 डायोड्स। ठीक है जी। अब अगर आप मालूम करना चाहते हो इसके एक डायोड के क्रॉस कितने वोल्टेज है, तो वो पता है आप कैसे मालूम कर सकते हो। वो हमारे असल में VD2 की वैल्यू होगी। तो VD2 की वैल्यू बच्चों बराबर होगी, देखें ये जो आपके वी नॉट वोल्टेज है, ये असल में इन तीनों वोल्टेजेस के टोटल वोल्टेज है वी नॉट। देखें ना, ये ऐसे पैरेलल में लगे हुए हैं दोनों, ये इतना कंपोनेंट इसके पैरेलल में लगा हुआ है। यानी ये बताना चाह रहा है कि इन होल 3 डायोड्स के जो वोल्टेज है वो हमारे पास बराबर है वी नॉट के। ठीक है जी। तो देखो बच्चों, फार्मूला क्या लगेगा, अगर मैं एक डायोड के वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहता हूँ ना, कितने हैं इन तीनों में से एक डायोड के, तो मैं वी नॉट, ये तो टोटल वोल्टेज हो गए। ठीक है, VD2 इज इक्वल टू वी नॉट। अगर मैं एक डायोड के वोल्टेज फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, यानी इनमें से एक डायोड कितने वोल्टेज पर है करंट को फ्लो होने दे रहा है, तो सिंपल सी बात है, मैं नंबर ऑफ डायोड, जितने नंबर ऑफ डायोड्स है, यानी 3 नंबर ऑफ डायोड्स है, यानी 3 डायोड लगे हुए हैं, उससे मैं टोटल वोल्टेज को डिवाइड कर दूंगा, वी नॉट को 3 से तकसीम कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा एक डायोड के क्रॉस कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो देखें वी नॉट की वैल्यू हमारे पास थी 2.4 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 0.8 वोल्ट। ये आपके पास VD2 की वैल्यू आ गई। अब आपने इसकी मदद से ID2 की वैल्यू मालूम कर लेनी है, और असल में यहाँ पे ID2 ही फ्लो कर रहा है बच्चों। और जब आप ID2 की वैल्यू मालूम कर लोगे तो उसकी मदद से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल पाओगे। ठीक है, काफ़ी आसान है। तो चले आए ID2 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, आप ज़ुकाम लगा हुआ है मुझे, मैं इस वजह से ना थोड़ा डिस्टर्ब हूँ इस चीज़ से, तो माजरत चाहूँगा अगर आपको कोई मतलब इशू बने इस चीज़ से। तो 2.4 वोल्ट है। अब देखें मैं ID2 कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ बच्चों, आपने ये इक्वेशन तो मुझसे देख ली हुई है, ये ऊपर लिखी हुई है, मुझे दोबारा लिख के देने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे ये देखें VD2 माइनस VD1 इज इक्वल टू VT log ऑफ ID2 ओवर ID1। तो ये इक्वेशन असल में बनती कैसे है कि बच्चों, हमारे पास असल में ना आपको जैसा कि पता है, ये एक इक्वेशन होती है ID इज इक्वल टू सेचुरेशन करंट, साथ में एक्सपोनेंशियल VD अवर थर्मल वोल्टेज, ये हमारे पास इक्वेशन होती है। ठीक है जी। अगर हमारे पास यानी कि एट अ टाइम हम डायोड की दो कंडीशंस ले रहे हैं, डिफरेंट टेम्परेचर, यानी कि कह लो दो डायोड है, दो डायोड कह लो, तो एक ID1 कहलाएगा, यहाँ पे VD1 आ जाएंगे, यानी कि D1 के, यानी कि डायोड 1 के वोल्टेज और डायोड 1 की करंट, और एक आ जाएगी ऐसे हमारे पास यानी कि इक्वेशन, ये असल में इसके प्रूफ में ही बच्चों शामिल है, ये वाला जो हमने इसका प्रूफ करके आपको दिखाया हुआ ना, उसमें हमने ये किया था।
तो दूसरी इक्वेशन में क्या होगा, बस यहाँ पे VD2 आ जाएगा। तो हम असल में करेंगे क्या, हम इसके बाद बच्चों असल में ID1 ओवर ID2 या ID2 ओवर ID1 बनाने के लिए सिंपल सी बात है, मुझे मालूम क्या करना है, मुझे ID2 की वैल्यू मालूम करनी है। तो लिहाजा मैं क्या करता हूँ, ये जो इक्वेशन है ID2 वाली, इसको डिवाइड करवा देता हूँ इस इक्वेशन से। तो ID2 के बटे में ID1 आ जाएगा और IS e की पावर VD2 और VT के बटे में ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, आपके सामने करने लगूँ, ID2 के बटे में आ गया ID1। ठीक है जी, वो आपका रफ अमल है क्योंकि बुक वाला जानता है ये बच्चा कहाँ से फार्मूला लिख रहा है। तो इज इक्वल टू में आ जाएगा IS e की पावर VD2 ओवर VT ओवर IS e की पावर VD1 ओवर VT, यानी कि मैंने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करवा दिया, जिससे लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से डिवाइड होगी। अब देखें यहाँ से IS से कट जाएगा और ये एक्सपोनेंशियल है, ये ऊपर जाके इसकी पावर जो है ऐसे माइनस में हो जाएगी। देखें ई की पावर यहाँ पे नीचे प्लस में, ऊपर जब ये जाएगा तो इसको ऊपर जाके हम ऐसे माइनस में लिख सकते हैं, ये मैथ कहता है। ठीक है जी, मैथ का ये असूल है। और डाट इसके साथ ऐसे एक और यानी कि ई की पावर लिखी हुई है जो कि है VD2 माइनस सॉरी ओवर VT। तो मैथ कहता है जब बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं, तो ये इस तरह से आ जाएगा ई की पावर VD2 ओवर VT माइनस VD1 ओवर VT। अब हम जब इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, थर्मल वोल्टेज इनका एलसीएम सेम है तो बटे में बस एक दफ़ा थर्मल वोल्टेज लिखा जाएगा। तो सिंपली आपके पास बच्चों ये चीज़ आ जाएगी। देखें ID2 इधर ही रह गया बच्चों, देखो ये ID2 हमने मालूम करना है, ये इधर ही रह गया। ठीक है, मुझे ID2 मालूम करना है असल में, ताकि मैं R की वैल्यू कैलकुलेट कर पाऊँ। तो ID2 इधर ही रह गया, ID1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ID1 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे इसके साथ बन चुका था, देखो ई की पावर VD2 माइनस VD1 एलसीएम लेने की वजह से और बटे में आ गया VT। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास आ गई। अब VT की वैल्यू आपको पता है बच्चों, हमने यानी टेम्परेचर जो सेट किया हुआ वो 25 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस को ही रूम टेम्परेचर समझा जाता है। तो उस पर हमारे पास 26 मिली वोल्ट के बराबर होता है थर्मल वोल्टेज, ये 26 मिली वोल्ट के बराबर होंगे। तो जो VT की मेरे पास वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी है जी, VT इज इक्वल टू 26 मिली वोल्ट। अब हम पुटिंग करते हैं, देखें ID1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1 मिली, यानी 10⁻³ आ गया। 1 मिली यही होता है ना। और E की पावर VD2 की कितनी वैल्यू है आपके पास है 0.8 और VD1 की वैल्यू 0.7 आवर 26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ आ गया, क्योंकि मिली का यही मतलब है। अब इसको मैं कैलकुलेट करके आपको ID2 की वैल्यू बता देता हूँ, फिर हम कैलकुलेट करेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू और आपका ये सर्किट डिज़ाइन हो जाएगा, यानी आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो बच्चों ये जो मेरे पास करंट आ रही है वो है 0.0468 मिली सॉरी अम्पेयर, सिर्फ 0.0468 अम्पेयर। तो अगर आप इसको मिली में लिखना चाहिए, इशारिया 3 कदम आगे ले आओ, यानी ये 46.8 मिली एम्पेयर लिख दी जाएगी। ठीक है, ID2 की वैल्यू आपके पास आ गई है। अगर तो आपका यानी आंसर रेजिस्टेंस यानी जो आपके पास आती है वो अगर आपके पास यानी कि थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है ना आपके आंसर, यानी कि आपके बुक वाले आंसर से, तो समझ लीजिए आपने बस टर्मिनल वोल्टेज यानी थर्मल वोल्टेज का जो टेम्परेचर रखा है उसका थोड़ा सा इशू है। अभी असल में अगर आप चाहते हो ना, यानी कि बच्चों आपको इजी रखने के लिए मैं VT की वैल्यू जो है ना 25 मिली वोल्ट भी रख के देख लेता हूँ। यानी आपको पता है 25 मिली वोल्ट कब होती है, जब हमारा टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और ये कंसिडर किया जाता है यार उन इलाकों में जहाँ पे यानी कि गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती जितनी पाकिस्तान में होती है। तो मैं पाकिस्तान के लिहाज से इसको कंसिडर कर रहा था 26 मिली वोल्ट। अगर 25 करें तो आपको पता है ID2 की कितनी वैल्यू आ जाती है, यानी VT की जगह 25 मिली पुट होगा। तो उस वक्त आपके पास जो ID2 की वैल्यू आती है वो आपके पास आती है बच्चों 0.0546 0.0546 अम्पेयर। अब हम इन दोनों पे ना R की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों आपको पता है R का क्या फार्मूला बनेगा, देखें काफ़ी सिंपल है, ये लिविंग करंट फार्मूला लगेगा। ये करंट जहाँ से लीव कर रही है, देखें काफ़ी सिंपल, ID2 इज इक्वल टू आपके पास आएगा, ये करंट जिस नोड में से लीव करिए, 10 वोल्ट में से लीव करिए, लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ। तो यहाँ जिस नोड में से करंट लीव करती है उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिखना होता है, और जहाँ पे जाके आगे दूसरे नोड में करंट एंटर करती है उसके वोल्टेज जो कि V0 है, देखो ये जाके V0 में ऐसे एंटर कर रही है, तो ये V0 के वोल्टेज आगे आगे जो कि 2.4 के इक्वल है, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आती है वो बटे में आ जाते होती है। ये इसका फार्मूला बनेगा। तो देखो बच्चों
इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग आर ये आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, क्योंकि आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो देखो ये यहाँ पे ऊपर बन रहा है 7.6, तो ये ऊपर 7.6 आ गया और बटे में आ गई ID2 की वैल्यू। आप ये दोनों वैल्यूज़ रख के ट्राई करें। अब मैं पहले नंबर पे यहाँ पे ID2 की जगह देखता हूँ 0.0468 रख के, ठीक है जी। और यहाँ पे हम देखेंगे आर इज़ इक्वल टू 7.6 डिवाइडेड बाई 0.0546 रख के, ठीक है। दोनों पे चेक कर लेते हैं, जो आंसर आपकी बुक वाला आता है ना, तो हमें समझ आ जाएगी। तो मैं 7.6 को पहले डिवाइड करता हूँ 0.0546 से। तो ये बच्चों आपके पास आ रहा है 139 ओहम, और यही आपके बुक वाले पे बुक पे आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बच्चों मैटर नहीं करता, आपने जो टेम्परेचर सेट किया ना उससे इतना मतलब डिफरेंस नहीं होता। यानी अगर आप आर की वैल्यू यानी कि 26 मिली वोल्ट पे भी यानी फाइंड आउट कर लेते हो, यानी 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे जो थर्मल वोल्टेज की वैल्यू है वो भी एक्सेप्टेबल होगी, क्योंकि आपने ऊपर मेंशन किया होगा हम वीटी की इतनी वैल्यू ले रहे हैं जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे होती है, ठीक है जी। तो वो भी एक्सेप्टेबल होगी, क्योंकि वो इतना समझ चुका होगा कि बच्चा असल में क्या कर रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के लिए अपनी मतलब के वैल्यू को निकाल रहा है। ये बच्चों आती है 162 ओहम। तो देखें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो ये इतना मैटर नहीं करता। यानी कि असल में आपको समझ जाना चाहिए कि वीटी की वैल्यू जब 25 मिली वोल्ट पुट करते हो तब आपको यानी कि बुक वाले के अकॉर्डिंग आंसर मिलता है। अब आपका बुक वाला भी निराला है, कहीं पे यार टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस का इस्तेमाल करता है, कहीं पे 25 डिग्री सेल्सियस इस्तेमाल करता है। तो यार ये मैटर करता है। अब वो आर्थर है जो उसके ऊपर यानी कि उसने क्यों ऐसा किया हुआ है, ये लाजमी नहीं होता कि हर बार टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट किया जाए। ये कांस्टेंट रहेगा तो हम कैलकुलेशन कर पाएंगे ना, या तो वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया करे कि इतने टेम्परेचर पे आपने थर्मल वोल्टेज रखने हैं, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता, ये दोनों आंसर ठीक है आपके।